नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आशीष द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में G7 वर्सेस चाइना। वैसे तो आपको शुरुआत में लगेगा कि हो सकता है कि ये वीडियो इस रिस्पेक्ट में हो कि भाई ये जो G7 के लीडर्स की मीटिंग हुई है इंग्लैंड में, वहाँ पे इतने सीक्रेट तरीके से मीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं चाइना से लड़ाई का एक प्लेटफॉर्म सेटअप किया जा रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में मैं G7 की मीटिंग में जो आउटलुक निकल के आया है उसके बारे में बात करूंगा। उसके साथ साथ रिसेंटली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूएस में एक इंडस्ट्री बिल पास हुआ है और इस इंडस्ट्री बिल के थ्रू यूएस की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री है, इसके अंदर यूएसए अब और पैसा खत्म करने वाला है। ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूएसए पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट हो गया था और अब कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर की ये डिपेंडेंस यूएसए हटाना चाहता है। एट द सेम टाइम आप देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन से एक्सपेक्टेड था कि वो यूएस से रिश्ते बहुत अच्छे कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यूएसए के अंदर एक कहते हैं ना कि वाइड स्प्रेड सेंटिमेंट है कि ये जो चाइना है इसके साथ हमें compete करने की ज़रूरत है, इससे हमें आगे निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना इतनी रिलायबल कंट्री है नहीं कि यूएसए की सारी सप्लाई चेन्स चाइना के अंदर सिचुएटेड रहें। तो अब यहाँ पे यूएसए की पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर और वहाँ के लोगों के अंदर एक ये भावना अंदर घुस के बैठ गई है कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक डोमेन में हमको चाइना को पुश बैक करना है। और जो बाइडेन बहुत एग्रेसिवली इंटरनेशनल स्टेज पे चाइना को जगह जगह पे क्रिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो उइगुर मुस्लिम्स का इशू हो। वो उइगुर मुस्लिम्स का जो इशू है जिनजियांग वाला, उसके बारे में मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करूंगा और इकोनॉमी के फील्ड में जो हो रहा है उसके बारे में तो बात करूंगा ही करूंगा। और यहाँ पे लोअर जो लो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या फिर कह लीजिए कि जो डेवलपिंग फेज में है, डेवलप्ड तो नहीं, जो डेवलपिंग फेज में है, जो ऊपर उठने की कोशिश कर रही हैं, जिनको अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा रखा है चाइना ने, उनको यहाँ निकालने के लिए भी एक प्लान यहाँ पे यूएसए लीड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, अगर आप बात करो तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो G7 कंट्रीज हैं, इन्होंने एक प्लान अडॉप्ट किया है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को फुलफिल कर सके लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में। बेसिकली इस प्लान को एक चाइनाज बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के राइवल की तरह देखा जा रहा है। यहाँ पे जो बाइडेन चाहते हैं कि जो G7 लीडर्स हैं ये ग्रुप की तरह नजर आए, एक ऐसे ग्रुप की तरह जो स्ट्रैटेजिकली कहीं ना कहीं चाइना को अपोज कर रहा है और गरीब कंट्रीज की मदद कर रहा है ऊपर उठने में। ये प्लान का नाम क्या रखा है, तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने और G7 पार्टनर्स ने ये एग्री किया है कि ये लॉन्च करेंगे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। ये जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव है, ये एक वैल्यू ड्रिवन, हाई स्टैंडर्ड, ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप होगी मेजर डेमोक्रेसीज की, जहां पे पैसा पूल इन किया जाएगा एक सेंट्रलाइज्ड फंड में और फिर उस पैसे से लोन बांटे जाएंगे इन लो डेवलपिंग कंट्रीज में। ये जो कंट्री डेवलप कर रही हैं या फिर लो इनकम है, उन कंट्रीज को पैसा बांटा जाएगा ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकें। ये जो कंट्रीज हैं अफ्रीका की, पाकिस्तान जैसी, इन कंट्रीज में क्या हो रहा है कि चाइना ने बहुत सस्ते में लोन बांट रखा है। हमारे बगल में श्रीलंका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो चाइना ने इनको सस्ते में लोन बांट रखा है। अब होता क्या है कि ये कंट्रीज चाइना से लोन लेती हैं, फिर ये पैसा चाइना की किसी कंपनी को देती है अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। तो चाइना का पैसा चाइना की कंपनी के पास वापस आ जाता है और उसके ऊपर वो जो लोन है वो उस देश की सरकार वापस कर रही होती है विद इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डेब्ट ट्रैप। और इस डेब्ट ट्रैप में ये लो इनकम कंट्रीज क्यों फंस रही हैं? क्योंकि इनके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव है नहीं। इनको अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो कहीं ना कहीं से तो पैसा लेना पड़ेगा, अभी और कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, तो चाइना के इस डेब्ट ट्रैप में फंस रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे इमीडिएट नेबरहुड में श्रीलंका है। श्रीलंका चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसा ही चला जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसको फंसने में मजा आ रहा है, क्योंकि जब पैसा आता है तो अच्छा लगता है, जब जाता है तो हम मन टोटा जैसे पोर्ट चले जाते हैं। बहरहाल वो सरकारों पर डिपेंड करता है। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने 2013 में लॉन्च किया था। यूएसए का और बाकी बहुत सी कंट्रीज का ये बोलना है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज उनका ये बोलना है कि ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू चाइना कम्युनिस्ट राज को फैलाना चाहता है पूरी दुनिया में। चाइना बोल रहा है कि इस प्रकार की बातें बोल के यूएस जैसी कंट्रीज अपने इंपीरियल माइंडसेट को दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई हमेशा चलती रहती है। ग्रुप ऑफ सेवन की बात कर लीजिए तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्री हैं। 1975 में ये बना था। G7 के बारे में और अगर फिगर्स देखें तो 58% ऑफ द ग्लोबल नेट वेल्थ ये किसके पास है? G7 कंट्री के पास है। दुनिया भर की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 46%
नॉमिनल बेसिस पे कहाँ पे है, G7 कंट्रीज के पास है, और परचेजिंग पावर पैरिटी की बेसिस पे 32% G7 कंट्रीज के पास है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी और नॉमिनल पैरिटी, नॉमिनल बेसिस पे जो जीडीपी, इसका क्या फ़र्क है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका फ़र्क बहुत सिंपल भाषा में बता देता हूँ, वैसे कई बार पहले बताया। यूएसए में एक पेन 50 रुपये का मिलता है और इंडिया में एक पेन 5 रुपये का मिलता है। तो जो चीज़ इंडिया में 5 रुपये की मिल रही है वो यूएसए में 50 रुपये की मिल रही है। तो ये पैरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूएसए की जीडीपी में 50 रुपये जुड़ रहा है और इंडिया की जीडीपी में केवल 5 रुपये जुड़ रहा है। तो इस 50 और 5 को कहीं ना कहीं एक, ठीक है ना, नॉर्मलाइज्ड स्केल पे लेके आया जाता है, और उस नॉर्मलाइज्ड स्केल पे पूरी दुनिया भर की इकोनॉमीज को मेजर किया जाता है, और उसी को बोला जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस। मतलब उतने से ही पैसे में आप कहाँ पे कितना सामान खरीद सकते हो। बहरहाल वो अलग बात करते हैं। ये जो 7 कंट्रीज हैं G7 की, IMF की एडवांस्ड इकोनॉमीज में भी आती हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें हैं G7 के बारे में। अब खास बात यहाँ पे ये है कि इस G7 के अंदर यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो कि चाइना को सबसे ज़्यादा पुश बैक कर रहा है। अगर आप इटली जैसी कंट्रीज की बात कर लीजिए, आपको याद होगा जब लास्ट साल कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था, उस समय पे इटली के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर आया कि वो चाइना के साथ अपने रिश्तों को ख़राब करें। एक्चुअली में चाइना प्रोपोगेंडा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से फैलाता है। एक याद होगा कि इटली की सड़कों पे चाइना ने अपने एक आदमी को खड़ा कर दिया और बोला, आई एम अ चाइनीज, आई एम नॉट अ वायरस, प्लीज हग मी, और सब लोग जा जाके उसको हग कर रहे थे। कहने मतलब ये कि इटली का जो इंडस्ट्रियल क्लास है ना, उसमें चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया। इटली लिटरली चाइना से बहुत सारा पैसा लेके बैठा है। तो इटली जैसी कंट्रीज भले ही G7 की पार्ट हैं, वो चाइना के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ बोल पाएंगी, इसके चांसेस थोड़े कम हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसी कंट्रीज ये इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, बट ओपनली ये चाइना के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। आज की डेट में 2 G7 कंट्रीज जो बहुत ज्यादा ओपनली बोल रही हैं चाइना के अगेंस्ट में, वो है यूएसए और यूके। एक और कंट्री है कनाडा, जिसने पास्ट में कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट में एक बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इटली बहुत हद तक चाइना के उधार में दबा हुआ है। फ्रांस, जर्मनी और जापान, ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं G7 की जो चाइना के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जर्मनी, फ्रांस और जापान, खासकर जापान की इकोनॉमी को बहुत फायदा हो जाता है अगर किसी प्रकार के इकोनॉमिक सैंक्शंस या ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जैसी चीजें लग जाती हैं चाइना जापान के बीच में। और आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे जरूरी अगर कोई चीज होती है तो वो इकोनॉमी होती है। आप देखो, इंडिया का गलवान वैली क्लैश हो गया, चाइना इतने दिन तक हमारी बाउंड्री के अंदर आके बैठा रहा, फिर भी क्या हम चाइना के साथ ट्रेड बंद कर पाए? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? इकोनॉमी। मजबूरी है हमारे देश के लीडर्स की, अगर इकोनॉमी खराब होने लगेगी तो लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी, पैसा नहीं बन पाएगा इकोनॉमी में, बड़ी तबाही, हाहाकार टाइप का मच जाएगा। आज की डेट में चाइना जो सबके चढ़ पे चिल्ला रहा है, सबके सर पे चढ़ के अपनी मर्जी चला रहा है, वो अपने पैसों के दम पे ही ये मर्जी चला रहा है। चाइना का ये जो राइज है ये बहुत जबरदस्त माना गया है पूरी दुनिया में। 1979 में जो चाइना की इकोनॉमी थी वो इटली की इकोनॉमी से भी छोटी थी, और आज लिटरली इटली चाइना के सामने कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में अगर आप बात करो तो जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर रहा है आज तक यूएसए का, वो रहा है सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के बाद देखा जाए तो चाइना दिख रहा है, और चाइना बहुत ही ज्यादा ताकतवर माना जा रहा है इस रिस्पेक्ट में। चाइना के इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकतवर होने की वजह क्या है? वजह यह है कि वहां पे एक पार्टी का राज रहा है, और उस एक पार्टी ने बिना किसी अपोजिशन के डेवलपमेंटल प्लान्स को चलाया। देखिए, ये बात तो डेफिनेट है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां के लोगों के बारे में सोचा है। भले चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको डेमोक्रेसी नहीं दी, उनको आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त नहीं दी, उनको गूगल फेसबुक नहीं इस्तेमाल करने दिया, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी, बट कहीं ना कहीं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने पैसा डाला है चाइना के लोगों की जेब में, और इसलिए चाइना के लोग अब कहीं ना कहीं उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ बोलते भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई एक आदम आदमी है तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में ऊपर नहीं उठ सकता, बिल्कुल उठ सकता है। आप एक नॉर्मल कार्यकर्ता बनिए, जैसे इंडिया में बनते पॉलिटिकल पार्टी की, वैसे वहाँ की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनिए, और धीरे धीरे आप अच्छे काम के थ्रू उस कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ऊपर उठ सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, वही वोट डालने वाला कोई हिसाब नहीं है चाइना के अंदर। मतलब हिसाब है, बट वो बस नाम के लिए, खाना पूर्ति के लिए बना रखा था कि दुनिया को लगे कि हाँ भाई वोट पड़ रहे हैं, बट एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। वहाँ पे एक पार्टी का राज है, जो एक पार्टी बोलती है वही होता है। अब कुल मिला के ये जो चाइना दुनिया भर को डेप्ट ट्रैप में फंसा के उनको बिल्कुल ही अपना उधार में डुबोए दे रहा है, इस रिस्पेक्ट में यूएस ने बोला है कि देखिए, कहीं ना कहीं ये डेवलप्ड कंट्रीज की गलती है, ये वेस्ट की गलती है कि हम कोई पॉजिटिव अल्टरनेटिव नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं लो इनकम कंट्रीज को। खास बात यह कि चाइनीज गवर्नमेंट को यहां पे मौका मिला है। कैसा मौका मिला है? कि वो लूट सके लोगों को। ये मौका चाइनीज गवर्नमेंट को तब नहीं मिलता अगर ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये सिर्फ अपने पैसों के बारे में ना सोच के इन लो इनकम कंट्रीज के लिए सच में कुछ करने की कोशिश करते।
यूएसए की कॉर्पोरेट कंपनीज दुनिया भर में काम करती हैं, लेकिन वो प्रॉफिट मोटिव पे काम करती है। उनके लिए सबसे जरूरी चीज है पैसा कमाना। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, कौन गरीब है कौन अमीर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना का सीन क्या है कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है दूसरी कंट्रीज का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए पैसा दे रहा है। अभी इस लेवल का पैसा एक देश की सरकार ही खर्च कर सकती है, समझ गए। और यूएसए, फ्रांस, जर्मनी जैसी कंट्रीज की सरकारें अभी तक ऐसा नहीं कर रही हैं। जो कुछ भी कर रही थी उनकी कॉर्पोरेट्स कर रही थी, और कॉर्पोरेट्स इतने हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। अभी हैवी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट्स करते हैं, बट इस लेवल के इन्वेस्टमेंट्स आप देखिए, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चाइना ने इन्वेस्ट करके रखे हैं। $3.5 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा चाइना ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब $3,500 बिलियन से ज्यादा पैसा खर्च करके रख रखा है। तो उतना नॉर्मल कर कॉर्पोरेट नहीं खत्म कर सकते हैं, तो सरकारें खत्म कर सकती हैं। तो इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं कि 2020 के मिड में लगभग 2600 प्रोजेक्ट्स थे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, जिनकी टोटल वैल्यू थी $3.7 ट्रिलियन। सोचिए, चाइना की सरकार ने $3700 बिलियन, $3.7 ट्रिलियन, $3700 बिलियन को इन्वेस्ट कर रखा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के प्रोजेक्ट्स के अंदर पूरी दुनिया में। हालांकि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का बोलना है कि कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते 20% प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं इफेक्ट भी हो गए थे। अभी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स G7 प्लान को लीड करते हुए ये बोल रहा है कि भाई अब हम इन लो इनकम कंट्रीज के लिए कुछ अल्टरनेटिव फंडिंग की सुविधाएं लेके आएंगे। और ये जो अल्टरनेट फंडिंग की सुविधाएं लाई जाएंगी वो इस बिल्ड बैक बेटर वर्ड के थ्रू लेके आई जाएंगी। ये जो बिल्ड बैक बेटर वर्ड है, कुछ एक प्रकार का फंड बनाएगा, उस फंड में बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज पैसा डालेंगी, और उस पैसे से लो इनकम कंट्रीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको फाइनेंस किया जाएगा। अभी लो इनकम कंट्रीज में लगभग $40 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। $40 बिलियन इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तब कुछ लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर उन कंट्रीज में आ पाएगा। अब सवाल उठता है कि भाई ये पैसा कहां से आएगा। चाइना ऑलरेडी $3.7 ट्रिलियन के लोन बांट चुका है। ये $40.7 ट्रिलियन में और भी बहुत पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर यूएस जैसी कंट्रीज लीड करके पैसा इन्वेस्ट करें तो चीजें अभी भी हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड में यूएस के अलावा कोई और कंट्री इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। देखिए, इटली की हालत तो वैसे ही बहुत खराब चल रही है। इटली की जो कंपनीज हैं वो खुद ही चाइना से पैसा लेके बैठी हैं, तो ये क्या ही इन्वेस्ट करेंगे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड में। इंडिया जैसी कंट्री से ज्यादा उम्मीद हो नहीं सकती, क्योंकि इंडिया अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस नहीं कर पा रहा। सवाल उठता है कि क्या यूएसए की सरकार के पास है कि वो बीआरआई जैसा कोई प्रोजेक्ट चला सके। क्या यूएस की सरकार के पास ये कैपेबिलिटी है? डेफिनेटली ये कैपेबिलिटी है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए यूएसए की सरकार को बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि दानी बनना पड़ेगा। देखिए, चाइना कोई दूध का धुला नहीं है, चाइना दानी नहीं है। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू बहुत पैसा कमा रहा है। उनकी सरकार पैसा देती है उधार पे, और वही पैसे को इस्तेमाल करके, जैसे श्रीलंका को $20 बिलियन दिए या $20 मिलियन दिए, 20 बिलियन थोड़ा ज्यादा हो गया, $20 मिलियन दिए चाइना की सरकार ने श्रीलंका को। श्रीलंका क्या करेगा? यही $20 मिलियन उठा के चाइना की किसी कंपनी को दे देगा, और वो चाइना की कंपनी श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। तो चाइना का पैसा चाइना में ही पहुंच गया। एट द सेम टाइम वही पैसा लोन के फॉर्म में श्रीलंका वापस करेगा किसको? चाइना की सरकार को, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देगा। समझ रहे हो बात को? इससे चाइना के जो वर्कर्स हैं ये दूसरी कंट्रीज में जाके काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, चाइना की इकोनॉमी बूम करती है। लेकिन ये पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल है, ये कॉलोनियल मॉडल से भी ज्यादा खतरनाक मॉडल है। अब क्या यूएसए इस मॉडल को फॉलो करेगा? ऑब्वियस सी बात है, यूएस इस मॉडल को फॉलो करने लगा तो यूएस को क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो यूएस एक डेमोक्रेसी पे बेस्ड बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की मॉडल की बात कर रहा है। अभी बिल्ड बैक बेटर मॉडल, ये जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड वाला मॉडल है, B3W मॉडल है, जो कि यहाँ पे यूएस लाने की कोशिश कर रहा है, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज की जेब से पैसा निकल जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि वो पैसा निकालना नहीं चाहते। काबिलियत है, फ्रांस इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, जर्मनी इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, यूके बहुत स्ट्रांग है, यूएस बहुत स्ट्रांग है, चलो कनाडा को मान लो इतना स्ट्रांग नहीं है। ये 4 कंट्रीज मिलके चाइना के साथ कंपीट कर सकती हैं इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, बट क्या ये अपनी जेब से पैसा निकालेंगे? इस बात पे देखिए बहुत बड़ा डाउट है। हालांकि यूएस कह रहा है कि हम इस चीज को लीड करेंगे, तो देखते हैं आगे किस हिसाब से लीड कर पाते हैं यहाँ पे। बहरहाल ऑब्वियस ही बात है कि चाइना यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेशर में है। एक और चीज है यहाँ पे, क्रिटिसिज्म ओवर कैंप्स। कहीं ना कहीं जो बाइडेन रह रहे कि चाइना की जो जिनजियांग प्रोविंस में ये जो उइगुर माइनॉरिटी वाला मुद्दा है इसको उठा रहा है। चाइना के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है
कि जो उइगुर माइनॉरिटीज़ हैं इनके लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया है और वहाँ पे उनको टॉर्चर किया जाता है। पहले तो चाइना ने बोला कोई कंसंट्रेशन कैंप है नहीं, बाद में चाइना बोला कि ये भाई कंसंट्रेशन कैंप नहीं है, ये तो कॉलेज है हमारे, और इन कॉलेज में हम इन लोगों को पढ़ा लिखा रहे हैं ताकि ये एक्सट्रीमिज्म की तरह ना चले जाएं। और चाइना बोल रहा है कि 2019 में तो हम सबको पढ़ा चुके हैं, सब ग्रेजुएट हो चुके हैं, और ग्रेजुएट किस चीज़ में हो चुके हैं, तो चाइनीज़ नेशनलिज्म में ग्रेजुएट हो चुके हैं। ये जो उइगुर्स हैं ये तर्किक एथनिक ग्रुप हैं, मुस्लिम धर्म को ये फॉलो करते हैं और इनकी धार्मिक प्रैक्टिसेस को चाइना के अंदर अलाउ नहीं किया जाता। अब सोचिए, चाइना के दोस्त कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान इंडिया के अंदर कश्मीर में ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस को पूरी दुनिया में जा जाके चिल्लाता है, और पाकिस्तान तलवे चाटता रहता है चाइना के, जबकि पाकिस्तान को यह पता है कि इतने मुस्लिम्स के अगेंस्ट अत्याचार किया जा रहा है चाइना के अंदर। तो देखिए हाइपोक्रेसी आप पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में देखिए। कोई भी कंट्री वो अपने आप को किसी भी धर्म का रिप्रेजेंटेटिव बनाए, वो उस धर्म के बारे में कभी सोचते ही नहीं है, वो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं। टर्की कितनी धमकियां दे रहा था इजराइल को कि पैलेस्टीनियन से कुछ मत करो, कुछ मत करो। क्या एक भी मिलिट्री हेल्प पहुंचाई टर्की ने इजराइल के ये पैलेस्टीन के लोगों के पास? कोई नहीं पहुंचाई। ये सब बोलने भर की बातें होती कि ये मत करो, वो मत करो, अपने आप को लीडर दिखाने भर की। असल में दूसरों के पचड़े में कोई नहीं पड़ता है, दूसरों के पचड़े में तब उंगली डालते हैं जहां पे अपना हित हो। तो इंडिया में उंगली इसलिए डालेंगे क्योंकि पाकिस्तान अपना हित देखेगा, चाइना के सामने कुछ नहीं बोलेगा, बहुत पैसा आ रहा है, वहां मुस्लिमों को मारते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को। बट इंडिया में नहीं भी हो रहा है तो भी उसको चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर आगे बात करते हैं कि उइगुर वुमेन के अगेंस्ट बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पे उनका रेप किया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि उनको जबरदस्ती स्टेरलाइज किया जा रहा था कि वो और बच्चे ना पैदा कर पाए, उनसे उनको बच्चों को अलग किया जा रहा है। अभी इस मुद्दे को लेके जो यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके और कनाडा, वो बहुत सारे चाइना के ऑफिशियल्स के ऊपर थोड़े बहुत सैंक्शंस वगैरह भी लगा चुके हैं, ट्रैवल बैन लगा चुके हैं। उसके बदले में चाइना ने भी बहुत सारे ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शन लगाया है। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, ट्रंप सरकार ने एक पूरा का पूरा ट्रेड वॉर छोड़ दिया था किसके साथ? चाइना के साथ। ये जो ट्रेड वॉर है इसको उतने क्रूअल तरीके से सामने नहीं बढ़ाया, इतने उसको एग्रेसिव तरीके से जो बाइडेन ने आगे नहीं बढ़ाया है, बट जो बाइडेन यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को स्ट्रांग करना चाहते हैं। जो बाइडेन कुछ सेक्टर्स में चाइना के ऊपर सप्लाई चेन में डिपेंड नहीं होना चाहते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली यूएस की सेनेट से एक इंडस्ट्री बिल पास हुआ है, और उस इंडस्ट्री बिल को डेमोक्रेट्स ने भी सपोर्ट किया है, रिपब्लिकन्स ने भी सपोर्ट किया है। ये जो इंडस्ट्री बिल है ये क्या करने की कोशिश करेगा? ये यूएस की सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, और इसके लिए $50 बिलियन का इमरजेंसी अलॉटमेंट दिया जाएगा कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ द यूएसए को, ताकि वो सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट कर सकें, रिसर्च और इंसेंटिव प्रोग्राम चला सकें। ओवरऑल अगले 5 सालों में $250 बिलियन यहाँ पे खत्म किए जाएंगे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री बिल के थ्रू जो प्रोग्राम्स हैं चलाने में। उसका रीजन ये है कि यूएसए का बोलना है कि 1990 में दुनिया में अगर 100 सेमीकंडक्टर बनते थे तो 37 यूएसए में बनते थे। मतलब कि दुनिया भर की जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी उसका 37% यूएसए में था, और अब 2021 में ये 12% पे आ गई है। और ज्यादातर दुनिया भर के सेमीकंडक्टर्स कहाँ बन रहे हैं आप भी जानते हो? चाइना में बन रहे हैं। यूएस के अंदर जो सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं हार्डवेयर, वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो अब यूएस को लग रहा है कि चाइना जैसे एटीट्यूड के साथ हम अपने आप को एक लिमिट से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में चाइना के ऊपर डिपेंडेंट कर लें, इससे कुछ हो नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक इंडस्ट्री बिल लेके आए हैं और इसको लीड किया है जो बाइडेन ने, जिसके थ्रू सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मिशन मोड में इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। कहाँ पे? यूएसए में। तो इस प्रकार के कुछ इंडस्ट्री बिल ला के कहीं ना कहीं यूएसए अपने आप को फिर से सेल्फ इंडिपेंडेंट करने की बात कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, वो चाइना के ऊपर सप्लाई चेन्स में डिपेंड नहीं होना चाहते हैं। फिर कुछ और भी कंट्रीज हैं जो कि चाइना को काउंटर कर रही हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गई। यहाँ पे कुल मिला के यूएस का यहाँ पे ये भी बोलना है कि हम इनको काउंटर करना नहीं चाहते हैं, बट हम इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं, और चाइना कभी भी इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर पे रिलाई नहीं करता है, मानता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल साउथ चाइना सी में जब उनक्लोज ने बोला कि भाई ये इलाका फिलीपींस का है, चाइना पूरा का पूरा 9 डैश लाइन के अंदर का इलाका नहीं क्लेम कर सकता, तो चाइना ने उनक्लोज की अथॉरिटी को मानने से मना कर दिया। तो चाइना अपने हिसाब से इंटरनेशनल रेगुलेशंस को मानता है और अपने हिसाब से उसको कन्वीनियंटली इग्नोर भी कर देता है, तो ये चीज़ यहाँ पे चल नहीं पाएगी। अब देखते हैं कि G7 कितना हद तक काउंटर कर पाता है। यहाँ पे देखिए G7 में जो मेन प्लेयर है वो यूएसए है। यूएसए किस हद तक यूके और बाकी कंट्रीज को खींच पाएगा? इटली जैसे देश देखिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यूएस यूके जरूर कुछ कर सकता है, मेन प्लेयर यहाँ पे यूएसए है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेसिस पे फ्रांस, जर्मनी और जापान भी बहुत कुछ ज़्यादा करने वाले नहीं है चाइना के अगेंस्ट, सब अपने इकोनॉमिक फायदे देख रहे हैं। अब देखते हैं यूएस किस हद तक लीड कर पाता है, क्योंकि देखिए
दुनिया का बाप बन के बैठा था यूएसए। अब दुनिया का ये जो राजा यूएसए बन के बैठा था, इसकी अथॉरिटी के सामने क्लेम कर रहा है चाइना। अभी चाइना यूएसए की बादशाहत को नीचे करेगा तो यूएसए कहीं ना कहीं पुशबैक तो करेगा ही। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ये तो कभी बाप थे ही नहीं, तो इन्होंने बोला हमें तो बाप बनना ही नहीं, हमें तो बस अपना फायदा देखना है बिजनेस में। यूएसए बोला नहीं भाई, मुझे बाप भी बनना है, तो इसलिए यूएसए स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे चाइना को पुशबैक करेगा। कितना कर पाएगा ये समय बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने मैसेज भेजिए, समय मिलेगा तो मैं उन मैसेजेस के जवाब दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो आप इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मेरे वेबसाइट की जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो भी मिल जाएंगे। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।